अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, फरवा हालत का नोवेल रगे जान से करीब तर का पार्ट 43। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनीशा सुहान से नाराजगी का इजहार करती अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती वहां से जाने को तैयार थी। वो मायूं के लहंगे में अब खुले बालों के साथ मजीद हसीन लग रही थी। वो मेरी मायूं की दुल्हने नहीं है, तुम हो, इसलिए तुम्हारे पास ही आऊंगा ना। सुहान अगले ही लम्हे उसे बाहों में उठाकर सोफे की जाने बढ़ गया था, जबकि जनीशा अपनी फरार की सारी राहें मसदूद होती देख मजीद घबरा गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे नीचे उतारे। सुहान के बहुत ज्यादा करीब आ जाने पर उसका दिल बेहंगम अंदाज में धड़क उठा था, जो मायों की दुल्हन के साथ किया जाता है। सुहान उसकी गैर होती हालत पर महसूस होता उसे सोफे पर बैठा गया था। जनीशा की शर्म से सुर्ख पड़ती रंगत और उड़ती गिरती घनेरी पलकों का रक्स उससे पागल कर रहा था, मगर अपनी नाराजगी बरकरार रखने के साथ साथ वो पूरी एहतियात बरते हुए था। जोहान उससे सोफे पर बिठाकर उसके सामने टेबल पर बैठता जनीशा की सांसें मुंतशिर कर गया था। सोहान इस वक्त क्रीम कलर के सूट में बलबूस अपने स्याह बालों जल की मदद से सेट किए अपने मगरूर नकूश और चौड़ी पेशानी के साथ जनीशा को अपना मजीद दीवाना बना रहा था। क्या? जनीशा पूरी जर्द हो चुकी थी, क्योंकि सुहान से वो कभी भी कुछ भी उम्मीद कर सकती थी। जब उसकी नजर साइड टेबल पर रखे बाउल पर पड़ी थी जिसमें घुली हल्दी देख जनीशा ने हैरानगी से सुहान को देखा था। आप मुझे हल्दी लगाएंगे? जनीशा को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था, क्योंकि वो जानती थी कि सुहान को ये सारी रस्में फजूल ही लगती थी और वो इनके हक में था भी नहीं। मैंने सुना है किसी से कि अगर दुल्हा दुल्हन को हल्दी लगाता है तो दुल्हन पर रूप ज्यादा आता है, तो सोचो क्यों ना मैं भी ये करके देख लूं। सुहान की मायनी हेजी से कही बात पर जनीशा के गाल तब उठे थे। उसका दिल चाहता मावरा का अभी जाकर अपने हाथों कत्ल कर दे। उसी ने ये बात मजाक में मावरा के सामने कही थी, क्योंकि उसकी शुरू से ऐसी उल्टी सीधी ख्वाहिशें रही थी, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाकी सब बातों के साथ सुहान उसकी ये बात भी पूरी करने पहुंच जाएगा। जनीशा अब कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी, क्यों उसकी लरसती पलकें और कपकपाते होंठ सुहान को पागल कर रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर जनीशा के दाएं गाल पर हल्दी लगा दी थी। जनीशा की रंगत उसके दहकते लम्स पर तब उठी थी। जनीशा मेरान पर सिर्फ मलिक सुहान का हक है, ये अल्फाज अदा करते सुहान की आंखें मुस्कुराई थीं। उसने झुककर जनीशा की थोड़ी पर लब रख दिए थे। उसकी गंभीर सरगोशी और शिद्दत भरे लम्स पर जनीशा की जान निकल गई थी। जब अगले ही लम्हे सुहान उसके सामने से उठता रुख फेर गया था, जनीशा जानती थी वो बहुत सी बातें दिल में जमा की अभी भी उससे नाराज था, जिनको खत्म करके उससे मनाना बहुत मुश्किल होने वाला था। मगर जनीशा सुहान मेरान के अंदर पनपते हर दुख और दर्द को समेट लेना चाहती थी। वो टिश्यू हाथ में पकड़े अपनी जगह से उठी थी और बेकाबू होती धड़कनों के साथ सुहान के मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। बिना कुछ बोले सुहान की मजीद करीब होते वो उसकी शर्ट पर लगे हल्दी के दाग टिश्यू की मदद से साफ करने लगी थी। सुहान बिना कोई मूवमेंट किए यकटुक उससे देखे गया था। मैं अपने शोहर से अपनी हड़नादानी की माफी मांगकर उससे मना लेना चाहती हूँ। जनीशा उसके पैरों पर पैर रखकर उसके करीब होती उसकी थोड़ी पर लब रखे वापस पलटी ही थी, जब सुहान उसके इतने खूबसूरत अंदाज पर पूरी तरह घायल हुआ था। जनीशा का उससे वालेहाना नजरों से देखने का अंदाज, उसके गालों की सुर्खी और इजहार करने की खातिर खुलते बंद होते ये नाजुक लब उस पर वासिया कर चाहते थे कि ये लड़की वाकई उसकी दीवानी थी। और अब तो जनीशा का ये जानलेवा अमल सुहान का जब्त खत्म कर गया था। जनीशा की नाजुक सी कमर में बाजू हमाल करके उससे ऊपर उठाते सुहान उसके बालों में चेहरा छुपाते उसकी गर्दन पर झुक गया था। जनीशा उससे ऐसी किसी शिद्दत पसंदी की उम्मीद नहीं रख रही थी। उसका शिद्दत भरा लम्स महसूस करते जनीशा की जान निकल गई थी। मैं अपनी बीवी के मनाने का मुंतजर रहूंगा। सुहान उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत का गहरा निशान छोड़ता उसके कामते लरसते वजूद पर एक शौक निगाह डालता वहां से निकल गया था। जनीशा जो कुछ देर पहले बहादुर बनी सुहान के सामने जा खड़ी हुई थी, उसकी जवाबी कार्रवाई जनीशा के होश उड़ा गई थी। ये शख्स उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। कब कहां कैसे उसका मूड बदल जाता था ये कभी कोई समझ नहीं पाया था। जनीशा ने हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन को छुआ था, जहां अभी भी उसे कोयले दहकते महसूस हो रहे थे। जब काफी देर बाद सांसें बहाल होते एक शुर्मगी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई थी। मेरान पैलेस में बजती शहनाइयां जल्द ही मातम में बदलनी होंगी और किसी भी कीमत पर उन दोनों भाइयों को एक नहीं होने देना। अगर वो एक हो गए तो उन्हें बर्बाद करना नामुमकिन हो जाएगा। अकराम हनीफ अपने सारे प्लान्स फेल हो जाने के बाद अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहता था।
मेरान पैलेस में लगी रौनकें उसके अंदर आग लगा रही थी। उसकी सगी औलाद की शादी थी और वही वहां दाखिल भी नहीं हो सकता था। तो क्या करें अब हम? उन दोनों को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कोई सिरा हाथ ही नहीं दे रहे। अकराम हनीफ का भतीजा भी जरीशा को हाथ से निकलता देख अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। अब है एक अजमीर मिरान की कमजोरी जो हमारी ही बनाई गई है, उसके जरिए अजमीर मिरान को आसानी से तोड़ा जा सकता है। और वैसे भी उस लड़की ने हमें धोखा दिया था, उससे भी बहुत सारे हिसाब निकलते हैं हमारे। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे और ये निशाना चलाया जाएगा सुहान के कंधे पर रख के, जिससे ना सिर्फ अपनी मोहब्बत खो देने पर अजमीर मिरान पागल हो जाएगा, बल्कि एक बार फिर सुहान को अपना दुश्मन मानते नफरत से धुतकार देगा और उसकी इस बर्बादी के साथ ही हमारी कामयाबी होगी। अकराम हनीफ सारा प्लान तरतीब देता आखिर में कमीनगी से मुस्कुरा दिया था। हाइफा बेटा, आज बहुत अरसे बाद मेरान पैलेस के तमाम अफराद एक साथ नाश्ता करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ आप भी हमारे साथ शामिल हो। हाइफा शॉवर लेकर बाल ड्रायर से खुश्क करने में मसरूफ थी जब हुमैरा बेगम दरवाजा नॉक करते अंदर दाखिल हुई थी। मावरा तो कब की नीचे जा चुकी थी, मगर हाइफा अजमीर से सामना करने के ख्याल से झिझक रही थी। उसके सामने आने का सोचकर ही उसका दिल जोरों से धड़क उठता था। जी मामा, मैं बस आ ही रही थी। हाइफा उनकी इतनी मोहब्बत पर चाह कर भी उन्हें इनकार नहीं कर पाई थी। वो इस वक्त मेहरून गर्म सूट में मलबूस धुली धुलाई सफेद रंगत के साथ बहुत दिलकश लग रही थी। उसने अपने नीम गीले लंबे घने बालों को कमर पर ही खुला छोड़कर दुपट्टा अपने गिर्द अच्छे से फैला लिया था। होंठों पर पिंक कलर का लाइट सा लिप ग्लॉस लगा रखा था, जो उसकी गुलाबियां छिलकाती शफाफ रंगत पर मजीद चार चांद लगा रहा था। हुमैरा बेगम की मोमियत में धड़कते दिल के साथ उसने डाइनिंग हॉल में कदम रखा था, जहां सामने ही उस सितमगर को अपनी सहरंगेज शख्सियत के साथ बैठा देख उसकी सांसें उथल पुथल हुई थी। वहां तकरीबन खानदान के सभी लोग मौजूद थे। अजमीर के साथ वाली सीट पर सवेरा को बैठा देख हाइफा का मूड ऑफ हुआ था। कल रात के बाद अजमीर को लेकर उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी, मगर उसके करीब से करीब तर होना चाहती थी। वो उसका शौहर था और उस पर वो अपने अलावा किसी लड़की को हक जताता नहीं देख सकती थी। अब वो आंखों में उदासी भरे अजमीर के सामने वाली कुर्सी पर आन बैठी थी। हाइफा ने नोट किया था कि उसके आने के बाद अजमीर ने एक के बाद दूसरी निगाह नहीं डाली थी उस पर। एक तो उसे सवेरा को अजमीर के साथ बैठे देखने पर गुस्सा था, ऊपर से उसका इस कदर इग्नोर करना हाइफा की आंखों में नमी भर गया था, जिसे छुपाती वो सर झुका गई थी। वाओ, आज तो बड़ी महफिल सजी हुई है नाश्ते पे। हाशिर हाइफा के साथ पड़ी हाली कुर्सी पर आन बैठता खुशगवार लहजे में मुहातिब हुआ था। मेरे लाला की पर्सनालिटी ही इतनी जानदार है, जहां आ जाएं वहां महफिल सज ही जाती है। जवाब जनीशा की जानिब से आया था, जो आज कुछ अलग ही खुशी से चहक रही थी, जो बात सबने ही नोट की थी। लगता है मेरे खून पसीने से अरेंज की गई कल की दोनों डेट्स ही कामयाब गई हैं। चेहरों पर छाई खुशी छुपाए नहीं छुप रही। मावरा जनीशा के कान में सरगोशी करते बोली, डेट की बच्ची, जो तुमने कल किया है उसका बदला तो मैं जरूर लौटाऊंगी। तुम्हारी डेट अरेंज करके आज सुबह हमारे उठने से पहले ही तुम कमरे से निकल गई, वरना आज हमारे हाथों तुम्हारी दुर्गत बनना यकीनी था। जनीशा ने उससे मसनूई खुरी से नवाज से धमकी दी थी। अम्मा साईं, वो कनीज आंटी क्या कह रही थी कल आपको? उन्हें मावरा पसंद आई है उनके बेटे के लिए और वो जल्द अज जल्द रिश्ते के लिए आना चाहती हैं। जनीशा ने मजे लेते जो बात कही थी वो मावरा के सर पर एक जोरदार बम की तरह फूटी थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देख और हाइफा को भी इस मामले में काफी हद तक रजामंद देख मावरा के छक्के छूट चुके थे। उसने बेबसी से मोबाइल फोन की जानिब देखा था। वो जब से मेरान पैलेस आई थी न जाने कितनी बार मिनहाज का नंबर मिला चुकी थी, मगर हर बार वो ऑफ ही मिल रहा था। मावरा सबके सामने हंसती खेलती अपने अंदर कितनी बड़ी तकलीफ छुपाए हुई थी, कोई नहीं जानता था। वो हाइफा को इतने अरसे बाद या शायद अब तक की जिंदगी में पहली बार इतना खुश और आसूदा देख रही थी। वो उसे एक बार फिर अपनी वजह से परेशानियों में नहीं धकेलना चाहती थी, इसलिए उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती थी। लेकिन अब जो सर पर नई तलवार लटकने लगी थी, इसने उसे बेचैन करके रख दिया था। अब उसे जल्द अज जल्द मिनहाज से राब्ता करना था। बाबा, इतने दिन गुजर चुके हैं और आप अब तक उसका पता नहीं लगवा पाए। प्लीज़ बाबा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। बाबा प्लीज़ डू समथिंग। मैं जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं तब तक के लिए भी वेट नहीं कर सकता, कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो।
मैं इतना तो जानता हूँ कि वो किसी मजबूरी की वजह से ही गई है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मिन्हाज समंदर पार बैठा तड़प रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी उड़कर यहाँ पहुंच जाए और अपनी कीमती मताह को कहीं से भी ढूंढ निकाले, जो न जाने अचानक कहाँ खो गई थी। हमेशा से उसने सुना था कि सच्ची मोहब्बत इतनी आसानी से कभी नहीं मिलती थी। इस बात की सच्चाई उसे आज समझ आ रही थी। मावरा उसकी होकर भी उसके पास नहीं थी। उसने अपनी मोहब्बत को पाकर खो दिया था। उसे यही लग रहा था कि उसने मोहब्बत में जितना मावरा को तड़पाया था, अब कुदरत उससे उन सब बातों का इंतकाम ले रही थी। मिन्हाज बेटा, कूल डाउन। मैंने प्रॉमिस किया है ना आपसे, मैं अपनी बहू को इस घर में लाकर रहूंगा। शहाब दुरानी ने मिन्हाज को तसल्ली देना चाही थी। वो किसी कीमत पर अपने बेटे की अकलौती खुशी उससे दूर नहीं होने देना चाहते थे, मगर मिन्हाज का ये जज्बाती पन भी उन्हें परेशान कर रहा था। बाबा, काश आप मेरी तकलीफ समझ पाते। यहाँ मेरा एक एक सेकंड किस कदर अजियत में गुजर रहा है, मैं बता नहीं सकता। मिन्हाज उनका एक बार फिर वही तसल्ली भरा जुमला सुनता अफसुर्दगी से बोलकर फोन बंद कर दिया था। तुम्हारे बगैर इस कदर बेचैन और पागल हो जाऊंगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब एहसास हो रहा है कि किस कदर शिद्दत से चाहा है तुम्हें। एक बार मिल जाओ, पर कभी एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं करूंगा। मिन्हाज खुद कलामी करता कुर्सी की पुश्त से सर टिका गया था। उसे बस यही फिक्र खाई जा रही थी कि मावरा किसी प्रॉब्लम में ना हो। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मावरा को ढूंढे बगैर वो यहाँ आया ही क्यों था। अरे, पहले बड़ी बहन की शादी होगी, उसके बाद छोटी की। पहले तो हमें हाइफा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना होगा। हुमैरा बेगम की बात पर शम्सा बेगम ने अजमीर की जानब देखा था, जो इन लेडीज की बातों पर बिना तवज्जो दिए कासिम साहब के साथ ऑफिस के कोई मामला डिस्कस करने में मसरूफ था। शम्सा बेगम को हाइफा अजमीर के लिए बहुत पसंद आई थी। ये धीमे नरम मिजाज की साबिर सी लड़की ही उनके मुश्किल तरीन बेटे को संभाल सकती थी, उसे समझ सकती थी, जिसके मूड लम्हे के साथ बदलते थे और गुस्सा तो तकरीबन हर वक्त नाक पर धरा रहता था। लेकिन शम्सा बेगम अभी इस बात से अनजान थी कि हाइफा ना सिर्फ उनके बेटे को समझ चुकी थी, बल्कि उसे संभालने के लिए भी दिलो जान से तैयार थी। कासिम भाई, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? शम्सा बेगम ने जानबूझकर इस्मीर को मुतवज्जा करने के लिए कासिम साहब को मुखातिब किया था। ख्यालात तो नेक ही होने चाहिए और साथ में करीब की नजर भी तेज होनी चाहिए। हाशिर ने पसंदीदगी भरी नजरों से हाइफा को देखते लुकमा लगाया था। हाइफा के गैर मामूली हुस्न की वजह से वो तकरीबन खानदान के सभी लड़कों की पसंद बन चुकी थी और अब सब ही उसे हासिल करने की ख्वाहिश रखते थे। जस्ट स्टॉप इट। ये डाइनिंग टेबल है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं कि सब रिश्ते करवाने वाली ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी जिसकी हो रही है उसकी आराम सुकून से होने दे, बाकियों की बात में देखी जाएगी। इस जिसके कानों में हाइफा को लेकर कब से ये सारी बातें पड़ रही थी, आखिरकार उसका जब्त जवाब दे गया था। जबकि असबीर के इतने शदीद रिएक्शन और एकदम गुस्सा हो जाने पर सब एकदम घबरा गए थे, सिवाय हाइफा के, जो कब से इसी बात का वेट कर रही थी कि अजमीर सबको चुप करवाएगा। उसने अजमीर के गुस्से से लाल चेहरे को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा था। मजबूत साइबान और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कैसा होता है, ये आज हाइफा ने महसूस किया था। हाशिर, आओ, मेरे साथ कुछ काम है तुमसे। अजमीर अपनी जगह से उठता हाशिर को भी साथ ले गया था, जो उसकी बीवी के पास बैठकर उसे घूर रहा था। अब कोई नहीं जानता था कि हाशिर को उसकी इस गुस्ताखी की क्या सजा मिलने वाली थी, जो वो अनजाने में कर गया था। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.